नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमें और हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग ऐसे लोगों को आप तक जो है लेकर आएं जो इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बड़प्पन की वजह से कहेंगे या फिर उनका दिल इतना बड़ा है कि वो उस चीज को, उस कार्य को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ लेवल पे काम करते हैं कि उनको यही नहीं पता कि अभी हम लोग जो इस उनके इस कार्य से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग जो है वो सीख रहे हैं। और जैसा आप हमारे शो को प्यार दे रहे हैं वैसा ही आशीर्वाद जो है उन लोगों से भी हम लोगों को मिल रहा है। और इसीलिए हमारे इस शो पर रोज नए नए जो लोग हैं, प्रतिभावान लोग कहूँगा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है रामनगर उत्तराखंड से सुरेश लाल जी। सुरेश लाल जी एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, पेंटर हैं, कार्टून भी बनाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि सर क्या क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सर की फहरिस्त में है, लिस्ट में है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो पर और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। आप मतलब इतनी दोपहरी में हमारे साथ आए और इस नेचुरल स्टूडियो के अंदर आप मतलब हमें इतना टाइम दे रहे हो, बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम ऑडियंस के लिए चाहेंगे कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश लाल है और मैं बचपन से ही पेंटिंग और चित्रकारी से जुड़ा हुआ हूँ। शौक था बचपन से ही, तो वही पेशा हो गया और आज इसी से जीविका भी चल रही है जी। और मुख्य रूप से मैं एनबीटी से जुड़ा हुआ, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली, उनके लिए बुक्स का चित्रांकन करता हूँ और ऑयल पेंटिंग, वाइल्ड लाइफ पेंटिंग या कार्टून वगैरह ये सब समय समय पे करता रहता हूँ। जी। तो सर ये जैसे आपने कहा कि बचपन से ही चित्रकारी का शौक था, लेकिन ऐसा होता है कि शुरुआत से तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। कभी हम किसी चीज में, क्योंकि बचपन ऐसा है कि चंचल होता है मन बहुत ज्यादा, तो हम उछल कूद करते रहते हैं कि आज हमें ये पसंद है, कल हमें वो पसंद आ गया, फिर ये पसंद आ गया। तो आपने कैसे चुना कि मुझे यही करना है? अब ये कह सकते हैं कि बचपन से ही थोड़ा सा मेरी लाइन क्लियर सी हो गई थी। अच्छा। जब मैं हो सकता हूँ 5-7 साल का रहा हूँगा। हाँ। तो वही जैसे सब बच्चे करते हैं जिनके ड्राइंग में रुचि होती है जी। तो मैं भी कागज कलम लेकर के थोड़ा ड्रॉ करता रहता था। वो ठीक सा बन जाता तो लगता था कि चलो भैया मेरे अंदर कुछ है। तो लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि ये मेरा पेशा ही बन जाएगा या आगे कैरियर ही बनेगा। जी। तो उसके बाद मैं मेरे ख्याल से 5वीं क्लास में रहूंगा तो हमारे एक रिश्ते के भाई साहब हैं, प्रेमदास जी उनका नाम है। वो पेंटिंग करते थे लेकिन वो भी पार्ट टाइम टाइप के ही थे और घुमक्कड़ टाइप के थे जी। और पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन वो उनका कोई ठिकाना नहीं था। वो कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी रामनगर। तो संयोग से एक बार वो रामनगर आए जी। कुछ दिन यहाँ रहे तो कभी वो कुछ पेंट कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ा मौका मिला कि 10-15 मिनट में उनको देखा पेंटिंग करते हुए, थोड़ा और समय देखता रहा उनको, तो कुछ नई टिप्स उनको करते हुए नजर आई। हाँ। और मुझे लगा यार तो बहुत आसान सा है। फिर मैं घर गया, घर पे जाकर के मैंने पहली बार, उन्होंने कलर करके पेंटिंग कोई बनाई थी, मैंने कलर यूज किया नहीं था। अच्छा। तो मैंने घर जाके एक पेंटिंग खुद भी बना दी। उस समय वाटर कलर हम स्टूडेंट के पास होते थे जी, उसी से किया तो वो इत्तेफाकन मतलब अच्छी बन गई। हाँ। तो ऐसे 1-2 दफा उनको देखा तो मैं समझता हूँ उसी से मुझे काफी कुछ अंदर क्रिएशन जागृत हो गया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो फिर उनसे थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कभी वक्त मिला तो टिप्स लेता रहा। तो बस वहीं से गाड़ी चल पड़ी अपनी। अच्छा। फिर स्कूल से ही 6ठी क्लास से मैं लगभग अपने संगी साथियों के चित्र वगैरह जो स्कूल में होते हैं, चार्ट वगैरह वो बनाना, स्कूल में हमारे क्लास टीचर हमें ऑफर कर देते थे भाई ये बनाओ ये बनाओ। जो भी कोई फंक्शन होता था तो उसमें डिजाइन से लेकर के कभी घड़े रंग रहे हैं, कभी वॉल पेंटिंग बना रहे हैं। तो वो सब जिम्मेदारी धीरे धीरे हमारे जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने मुझे सौंपनी शुरू कर दी।
जी। तो वहीं से थोड़ा सा मैं अपना प्रोफेशनली या ये कमर्शियली कहें कुछ कमाने भी लगा था। अच्छा। जैसे बच्चे कुछ बनवा लेते थे, पेंटिंग बनवा लेते थे, धीरे धीरे कुछ उस समय बैनर का जमाना था, हाथ से लिखने का, तो वो काम भी हम पकड़ लेते थे। तो स्कूल का थोड़ा जेब खर्चा शुरू हो गया था निकलना। तो ये मेरी शुरुआत रही। बाकी कोई मैंने ऐसी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है और ना कोई ट्रेनिंग ली है जी। बस ऐसी जैसे प्रेमदास जी से बचपन में सीखा, बाद में मैं दिल्ली चला गया, ग्रेजुएशन करते करते मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ पे मैंने एक आर्ट डायरेक्टर होते थे, तो खान साहब थे, तो उनके साथ मैंने ये जो पुस्तकों के चित्र होते हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह का, वो काम करना और कुछ कैलेंडर बनाने का काम, वो उनके साथ किया भी और सीखता भी गया। और वहां से मेरा थोड़ा सा दिल्ली की शुरुआत उस तरह से उनके साथ हो गई। जी। तो उसके बाद जैसे दिल्ली में आपने वो बुक्स वगैरह किया और फिर वो वाइल्ड लाइफ जो आप बता रहे हैं वो कैसे? वाइल्ड लाइफ दरअसल मैं दिल्ली 5-7 साल रहा हूँ और वहीं से मैंने मतलब इस ड्राइंग से जो है अपने जीविकोपार्जन शुरू किया। और उनके साथ से फिर मैं आ गया यहाँ फिल्मी दुनिया, एक मैगजीन होती थी यहाँ रामनगर में। नहीं, वो दिल्ली से निकलती। अच्छा, दिल्ली से। अच्छा। तो उसमें हमारे कोई परिचित थे, विनीत साहब, तो उन्होंने ही मुझे वहाँ कैलेंडर वाले काम में भेजा था। अच्छा। और उसके बाद वो फिल्मी दुनिया छोड़ गए थे, वो डिजाइनिंग वगैरह का काम करते थे उसमें। और उनके साथ साथ ही मैं उसमें कहानी का इलस्ट्रेशन वर्क करने लगा था पहले से ही। तो उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ी तो मुझे वहां से ऑफर मिल गया कि भाई आप कर लीजिए। वो भी वहाँ पे पार्ट टाइम करते थे, मैंने भी पार्ट टाइम शुरू कर दिया। अच्छा। मतलब जब भी 2-4 घंटे का उनका महीने में एक पत्रिका निकालनी होती थी। ओके। तो एक जॉब वहां से शुरू हुआ। एक रहमान साहब, जिनको मैं आर्ट डायरेक्टर कह रहा हूँ, उनके यहाँ भी मेरा पार्ट टाइम चलता रहा। अच्छा। तो उसके इन दोनों के साथ काम करते करते बीच में फिर मुझे लगा कि भाई बगल में ही बहादुर शाह जफर मार्ग में इतना मीडिया हाउस है जी। तो मैंने वहाँ संपर्क शुरू किया, तो वहाँ पर नवभारत टाइम्स से कुछ काम मिलना शुरू हो गया, जो ग्राफिक डिजाइन और जो आर्टिकल के साथ जो भी चित्र वगैरह बनाए जाते हैं जी, वो मैंने उनके लिए बनाने शुरू करे। इधर फिर संडे टाइम्स था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंडर में, तो उनका भी काम मिलना शुरू हो गया। हाँ। तो पार्ट टाइम मैंने ये 3-4 जगह काम शुरू कर दिया। ओके। तो शुरुआत मेरी दिल्ली रही 5-7 साल। उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर टेक्स्ट बुक्स का भी काम पकड़ना शुरू किया। अच्छा। इंडिपेंडेंटली। और बीच में कार्टूनिस्ट प्राण आपने सुना ही होगा। हाँ। चाचा चौधरी जी, वाले जी जी, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है पार्ट टाइम ही। अच्छा। बल्कि वो उस समय शुरुआत करने वाले थे एनिमेशन का अपना। ओके। चाचा चौधरी वगैरह अपने जितने भी करेक्टर्स हैं उनको लेकर के एनिमेशन फिल्म की शुरुआत कर रहे थे। तो मुझे भी ऑफर दिया उन्होंने कि आप हमारे साथ लगिए। और मैं और कामों में भी उलझा था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उनके साथ शुरुआत में मैंने कुछ उनके साथ किया। अच्छा। ड्राइंग का काम। फिर मैं अपने काम में चला गया। फिर वो उनकी भी शुरुआत ही थी, तो कुछ समय उनके साथ भी बीता। सबके साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम ही मेरा काम रहा। बाकी इंडिपेंडेंटली मैंने ये बुक्स के इलस्ट्रेशन के काम में अपना आ गया फुल फ्लेज। तो काफी साल जब मैं दिल्ली रहा, फिर दिल्ली की जरा भागम दौड़ से ये लगा कि यार यहाँ रहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि बुक्स का काम था, तो बुक्स के काम ये था कि घर बैठे ही करना होता था। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों ना अपना रामनगर चला जाए, अपने शहर में काम करके भेज दिया जाएगा। तो मैं फिर रामनगर आ गया। और यहीं से फिर बाई कोरियर वगैरह काम चलता रहा। अच्छा। और रामनगर आने के बाद फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम रहते ही हैं। हाँ। तो यहाँ से भी फिर वाइल्ड लाइफ की पेंटिंग्स वगैरह, होटल वगैरह से सबसे थोड़ा डिमांड आने लगी, तो ये भी शुरू किया। तो इस तरह से पूरा वो इस तरह से। ये वाइल्ड लाइफ करते हुए कितना टाइम हो गया, कहाँ पे किया? समझ लीजिए मैं 96 में दिल्ली छोड़ के आ गया था। उसके बाद से होटल्स वगैरह जितने भी यहाँ पर हैं ऑलमोस्ट, मतलब कई लोगों ने अपनी पेंटिंग बनवाई है, रूम में लगाए हैं। अच्छा। या वॉल पेंटिंग बनवाते हैं। ये सब काम किया है। जब आप कोई पेंटिंग करते हैं
और मान लीजिए आपने कोई वॉल पेंटिंग की, जब कोई इसको देखता है और उसको नहीं पता आप पीछे खड़े हैं और उसको नहीं पता कि आपने बनाया है, और वो उसकी तारीफ करता है, तो कैसा लगता है? उसके बारे में कुछ कहता है तो? अब तारीफ में तो देखिए सभी को अच्छा ही लगता है। जी जी। तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। हाँ, तो जाके आप खुद फिर बताते हैं कि ये मैंने ही बनाई है, या इंतजार करते हैं कि मतलब वो कुछ वैसा करे? ऐसी नौबत तो नहीं आती। आमतौर पे जो है जब मैं बना रहा होता हूँ तभी ज्यादातर मिलना होता है लोगों से। हाँ। तो लोग खुद ही थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं। हाँ। सेल्फी वगैरह भी ले लेते हैं कुछ लोग। अच्छा। जिनको लगता है भी चलो ये है इस लायक। हाँ। तो सर मैं ये कहता हूँ कि जो ये चित्रकारी है, देखिए ये ऐसा है कि हमारी सोच कैसी है उस हिसाब से भी बनता है वो। हम कितने खुश मिजाजी से उसको बना रहे हैं, जी। और हम उसमें अपने लाइफ का क्या एक एलिमेंट उसके अंदर ऐसा डालते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। तो ऐसा क्या रहता है आपकी पेंटिंग्स में कि लोग इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं? ये हर एक की मेहनत पे डिपेंड करता है जी। हम कितना हमने उसमें अपना समय दिया है सीखने में। तो वही आउटपुट हमारे काम में झलकता है जी। है ना। तो अब मैं यही समझता हूँ कि मतलब परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती जी। तो कला में कोई ऐसा नहीं है कि पूरा पारंगत हो जाए, है ना। तो हम भी एक विद्यार्थी के तौर पे अभी सीख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बस चल रहा है ऐसे। तो यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको बहुत समय चाहिए, मतलब उसमें ऐसा नहीं है जल्दबाजी का नहीं होता है। आप भी जब पेंटिंग करते हैं तो आप भी उसमें समय लेते हैं, वो हो सकता है कोई काम 2 दिन का हो सकता है कोई काम 2 हफ्तों का हो, लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जब कमर्शियल एंगल आता है तो उसमें क्लाइंट जो होता है वो उसको चाहिए होता है कि 2 घंटे में दे दो हमें काम। तो ऐसी कितनी बार ऐसी क्या सिचुएशंस, मतलब किस तरह की सिचुएशंस? ज्यादातर तो टाइम बाउंड ही काम मिलता है। हाँ। तो हमें टाइम से ही करना भी होता है। हाँ। जैसे अभी यहाँ G20 का काम हुआ था पिछले साल। जी। तो मुझे तो लास्ट मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं बचा था, तब मुझे उन्होंने काम सौंपा। अच्छा। वाइल्ड लाइफ वाला सेक्शन था। बाकी उत्तराखंड के कल्चर का काम दूसरी टीम कर रही थी जी, हल्द्वानी से आकर के। वो लोग 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ आ चुके थे और उनका आधे से ज्यादा काम हो चुका था जी। अब मुझे कहा गया कि भाई अब 28 तारीख तक का समय है, आपको 27 तारीख करना है, और 20 तारीख को कहा। अच्छा। और उसको भी कंफर्म होने में 1-2 दिन और लग गए, डिसाइड होने में कि थोड़ा रेट वेट जी तय होने में। तो 21-22 तारीख से मैंने काम किया, और वो SDM साहब और DM साहब का भी यही था कहना कि भाई अगर 27 तक हो जाता है तो आप कर लीजिए, तब तो आप इसे छेड़िए, नहीं तो रहने दीजिए। हाँ। अब मैंने भी थोड़ा अनुमान लगाया, मैंने कहा चलिए कर देंगे, हो ही जाएगा। दिन रात लगा के। हाँ, तो मैं मेरे ख्याल से लास्ट दिन तो मैं पूरी रात लगा रहा। मेरे साथ की टीम भी थी हमारे साथ, तो पूरी रात, और सुबह हो गई थी 7-8 बज गए थे लगभग, जो डेडलाइन थी उसकी। उस दिन हमने वो पूरा कर दिया। हाँ। और बाकी वैसे तो 11-12 बजे तक तो कर ही रहे थे। तो कई बार तो ये हो जाता है ना कि जब ऐसे वो आ जाती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ, हालांकि आम पब्लिक को तो वो अच्छा ही लगता है। उनको नहीं पता कि क्या है उसकी। तो लेकिन हमें पता है कि वो 1 हफ्ते का काम हम चाहें तो अभी 1 महीना और लग सकता था उसमें। हाँ। लेकिन टाइम बाउंड था। हाँ। तो वो मजबूरी होती है उसमें। हाँ। तो सर फैमिली बैकग्राउंड कैसा क्या है, मतलब अभी कहाँ है, कौन कौन है घर में, वो आपके इस प्रोफेशन के बारे में क्या सोचते हैं? फैमिली 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी मेरे और पत्नी है। और वही, हम ज्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मुकाम पे या बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो फैमिली वाले को भी हम इतना खुश नहीं कर पाते, है ना। उनकी भी शिकायत रहती है कि भाई अभी तक मकान नहीं बनाया, ये नहीं किया, है ना। तो लेकिन जो है तो सबकी रहती है। लेकिन यह है कि अपना एक सुखी जीवन जी रहे हैं, हंसता खेलता परिवार है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है सर कि सुखी जीवन जी रहे हैं। मैं इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि जैसे जो घर में बच्चे होते हैं या परिवार के और भी सदस्य होते हैं, उन लोगों का भी एक रहता है कि आप पेंटिंग कर रहे हो, फिर बच्चे होते हैं तो वो भी आपको देख के आगे सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए आपकी पेंटिंग, जैसे मैंने बोला ना कि आप माने या ना माने, लेकिन अगर जब लोग तारीफ करते हैं तो मानना पड़ता है कि हाँ वाकई में किसी ने बहुत शानदार चीज बनाई है। और वो चीज हम सुनते हुए आए हैं कि ऐसे ऐसे जो है पेंटिंग बनाते हैं, और कौन बनाते हैं जी, सुरेश जी बनाते हैं।
तो वो चीज जब होती है ना तो अच्छा लगता है, तो जब घर तक वो बात जाती है, ठीक है, और आप बाहर से जब घर जाते हैं और बोलते हैं घर वाले कि भाई ऐसे ऐसे था, और वो तो बड़ी तारीफ करके गया। नहीं ये होता है, लेकिन घर वालों को उसी समय लगता है जब कहीं कोई मीडिया वाला दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ये तो है। तो इसने सर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाला? मतलब एक होता ना जी कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, हमने मतलब कोई भी प्रोफेशन है, मेरा ये प्रोफेशन है कि मैं ऐसे घूम के ये शूट वगैरह करता हूँ, तो इसका मेरी लाइफ पे एक अलग वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, घर पे छोड़ के आना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ रहा है, वैसे आपके लिए उसमें भी कुछ होगा। फिर ये जो चित्रकारी और ये कलाकारी है, ये तो बहुत फिर एक अलग वो है, आपको इतना विजन रखना पड़ता है, इतना क्रिएटिविटी रखनी पड़ती है, तो उसका कैसा रहता है आपकी लाइफ पे? ये है कि मतलब संतुष्टि है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जैसे कुछ पेंटिंग्स तो हम कमर्शियली करते हैं, बाकी कुछ काम थोड़ा जन सरोकारों से जुड़े हुए करते हैं जी। उनको हम वो कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं, है ना, तो उन कामों से ज्यादा खुशी होती है जो हम थोड़ा समाज के लिए करते हैं। इतना कर नहीं पाते, लेकिन जो भी छुटपुट है ना, तो उनसे खुशी होती है कि कोई किसी जैसे कार्टून ही है, कार्टून हमारे पॉलिटिकल सटायर होते हैं जी, तो वो बनाते हैं, तो ये रहता है कि चलो जी हम अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं, कहीं हमारे कोई वो है, प्रतिशोध है, प्रतिरोध है, तो उसको हम कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर लेते हैं। या कोई पोस्टर बना लेते हैं, कभी कोई मूवमेंट है किसी का तो उनके लिए कर लेते हैं काम। जैसे एक कंडी मार्ग का आंदोलन हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ था, कंडी मार्ग खोलने के लिए, यहाँ पर एक रामनगर से कोटद्वार के लिए, अच्छा, जंगल के बीच से सड़क जाती है। तो उस समय मैंने उनके लिए एक पोस्टर बनाया था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। ओके। तो वो बड़ा अच्छा पॉपुलर रहा। उसमें एक महिला को दराती लेकर के आक्रोशित मुद्रा में मैंने दिखाया था। ये आई गेस देखा भी है और मैंने ये सुना भी है इसके बारे में। एक कैप्शन भी दिया था हमने कि जल जंगल जमीन हमारी, नहीं सहेंगे धौंस तुम्हारी। तो थोड़ा इस तरह के कामों से जरा मन को संतुष्टि होती है जी, अच्छी चीज है सर। बाकी जैसे अभी जो G20 आपने किया, देखिए G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था, ठीक है, और क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ी बात थी कि हम G20 जो है होस्ट कर रहे हैं, और पहली बार किया हम लोगों ने वो चीज। तो जब इसके रिगार्डिंग जो भी इवेंट्स हुए, कुछ भी हुआ, वो भी अपने आप में बहुत बड़े थे। तो अगर आपने वो चीज किया, उसके जैसे और भी आपने काफी प्रोजेक्ट किए होंगे, उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। एक मैंने पेंटिंग बनाई थी, वो भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए, वो यहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका में लगी है। अच्छा। इंडियन हाई कमीशन में, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं वहाँ पर। ओके। तो चौधरी चरण सिंह जी का पोर्ट्रेट जो वहाँ लगा है वो मेरे हाथ का बनाया हुआ था। अच्छा। ये काफी समय पहले की बात है, लगभग 1990 के आसपास की बात रही होगी जी। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब मैं दिल्ली रहता था, और ऐसी एक पोर्ट्रेट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में लगा हुआ है मेरे हाथ का। अच्छा। चरण सिंह जी का। तो ये चीज कैसे वो मतलब हुई, मतलब कैसे कनेक्शन? मैं दिल्ली रहता था, तो थोड़ा सा इनके सुपुत्र थे अजीत सिंह, उस समय मिनिस्टर भी थे वो, तो उनके पीए से मेरा थोड़ा परिचय था, तो वो मुझसे कुछ काम कराते रहते थे। एक किसान पत्र या ऐसी कुछ उनकी मैगजीन भी निकलती थी वीकली, तो उसके लिए भी मुझसे कुछ चित्रांकन कराते थे। अच्छा। किसानों की समस्या को लेकर। तो ऐसे कुछ उनसे रिश्ता बना था। बाद में डिमांड आई थी कि भाई वो पोर्ट्रेट चाहिए जी, तो अजीत सिंह जी ने फिर मुझसे कहा कि आप पोर्ट्रेट बना दीजिए। बल्कि उससे कुछ समय पहले की बात है, वो संसद भवन में भी एक पोर्ट्रेट चौधरी चरण सिंह जी का लगा था, विज्ञान भवन में। अच्छा। तो वो मतलब दुर्भाग्य से मेरे हाथ से निकल गया, वो सौभाग्य से एक महिला पेंटर है, उन्होंने बनाया। ओके। तो अच्छी बात है, उनको मौका मिला। नहीं वो तो चलिए, किसी ना किसी के उसमें होता ही है, वो चीज तो आ ही जाती है, कभी हमारे हाथ से निकल जाता है तो किसी और के हाथ जाता है। सर वैसे अभी तक जो आपने जितना भी काम किया है, जितनी भी पेंटिंग्स की है, सबसे आपकी नजर में सबसे बढ़िया काम कौन सा, जो आपको भी लगता है कि यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मैंने बहुत अच्छा किया है, इसमें मजा आया? ऐसा कोई मेरे, मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ लगभग बनाने के बाद लगता है ये सबसे अच्छी है। वही कहते हैं माँ को हर बच्चा प्यारा होता है,
लेकिन अब पेंटिंग में ऐसा विशेष ध्यान नहीं आ रहा मैं किसको अच्छी बताऊं। ऑलमोस्ट मतलब सभी 1 से 19, 20, 21 ऐसे रहता ही है। अच्छा, तो अभी जो हैंडमेड पेंटिंग आप करते हैं, वाटर कलर करते हैं सर, पहले जब आपने शुरू किया था उस टाइम पर एक दौर था उसका, आज जो है मॉडर्नाइज हो गया सारा, टेक्नोलॉजी आ गई है सारी, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है, कैसा बदलाव आया है आपके लिए, कितना अच्छा हुआ है या कितनी मुश्किलात आई हैं इसमें? और टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा तो फर्क डाला है जी, तो हमें भी थोड़ा अपडेट होना पड़ा। जैसे ये चिल्ड्रन बुक्स के लिए हम काम करते थे, उससे पहले मैं टेक्स्ट बुक्स के लिए भी करता था, तो हैंडमेड ही होता था सारा, मैनुअली। ओके। तो धीरे धीरे डिमांड ये रही कि भाई और लोग कंप्यूटर में आ गए, हाँ। तो फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर रहा कि देखो इसमें कलर बहुत अच्छे ब्राइट आते हैं, तो फिर हमने भी कोशिश करी, फिर कंप्यूटर पर आना ही पड़ा। तो कंप्यूटर सीखा आपने उसके लिए? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कोर्स किया उसमें? नहीं, कोर्स तो नहीं करा, इलस्ट्रेशन वगैरह खुद ही थोड़ा माथापच्ची करी। अच्छा। कुछ किसी से टिप्स लिया। हाँ। अच्छा, बढ़िया। तो जब पहले आप करते थे उस टाइम पे हैंडमेड जो भी आर्ट रहता था, उसका कैसा एक वो था, मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको उसमें ज्यादा मजा आता है कि अब जो होता है उसमें ज्यादा अच्छा लगता है आपको? दोनों के अपने नफा नुकसान है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से जरा जल्दी हो जाता है। हाँ जी। और हाथ से करें तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अच्छा। बाकी कंप्यूटर में और कई सारे ऑप्शन और खुल गए। हाँ, मतलब उसमें तो फिर वो है कि आप अपार वो है, समुंदर है, जो भी टेक्नोलॉजी का जो फायदा होता है वो हाँ। थोड़ा पेंटिंग में भी मिलता है। जी। तो सर आज आपको क्या लगता है जो हमारा ये जो हैंडमेड पेंटिंग थे, जैसे पहले हम लोग बात करते हैं फिल्म के पोस्टर से लेकर, बैनर से लेकर, रोड साइंस से लेकर, हर चीज जो है हैंडमेड होती थी, आज के टाइम पर अगर उस चीज को वापस से हम करें, क्योंकि कंप्यूटर तो चलिए ठीक है अपनी अलग जगह पे वो रखता है, लेकिन ये चीजें भी हैं, जब आप जंगलों की दीवारों पर आप पेंटिंग करते हैं वहां कंप्यूटर तो नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का युवा उस चीज को लेकर, हैंडमेड को लेकर कितना वो है, पैशनेट है, या उसको कितना अट्रैक्टिव लगता है वो चीज? नहीं, हैंडमेड की तो वैल्यू अभी भी है, हालांकि अब तो मतलब टेक्नोलॉजी ने काफी क्या कहते हैं उसे, बदल दी। हाँ, पूरी क्रांति ला दी है। AI भी आ गया है, लेकिन फिर भी जो हैंडमेड है उसकी अपनी वैल्यू है जी। मतलब जो लोग हैंडमेड को पसंद करते हैं वो हैंडमेड की वैल्यू समझते हैं। हाँ। क्योंकि वही स्केच जो है कंप्यूटर से भी जनरेट हो जाता है, AI भी बना दे रही है, लेकिन अभी भी मतलब हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं भाई आप अपने हाथ से ड्रॉ करके दे दीजिए, और अच्छी खासी कीमत भी वो देने को तैयार रहते हैं। अच्छा। नहीं तो कंप्यूटर पे तो खुद भी आदमी मेरे ख्याल से फ्री में ही बना लेगा। अच्छा। तो इससे लगता है कि मतलब हैंडमेड की अभी है मार्केट में डिमांड है। तो इसमें युवा कितना अभी जुड़ रहा है? आप जैसे काम कर रहे हैं अभी पूरे रामनगर में, लोग आपका काम देखते हैं, तो जो युवा है वो इस चीज को कितना अप्रिशिएट करता है, कितना इसके साथ जुड़ना चाहता है? देखिए, युवाओं में भी वही है, जैसे हर विधा में है। हर विधा के अलग अलग विद्यार्थी होते हैं जिनके अंदर थोड़ा होता है पहले से नेचुरल, वही उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं जी। तो जो आर्ट को लेकर के बचपन से ही जिनके अंदर थोड़ा नेचुरल गिफ्ट है जी, तो वो लोग विशेष ध्यान देते हैं और आगे बढ़ना चाह भी रहे हैं, और ये कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, कॉलेज से अपना डिग्री वगैरह भी ले रहे हैं, तो वो अपना तन्मयता से लगे हैं उसमें, लगे हुए हैं। तो उनको दोनों विधाएं अपना सीखनी पड़ रही हैं। ओके। मैनुअल भी है, कंप्यूटर भी है। तो जो भी अभी तक आपका ये पूरा उसमें जर्नी रहा है, इसमें आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आए हैं? मतलब इनको परस्यू करने में कई बार होता है कि भाई नहीं करना है, कई बार होता है कि चलो ठीक है करके देखते हैं, कई बार सपोर्ट मिलता है किसी का, कई बार नहीं मिलता, तो ऐसे क्या चैलेंजेस आए हैं आपके उसमें? चैलेंजेस जैसे मार्केट में लगभग आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से हर आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाता है। हाँ। तो और शुरुआती चैलेंज की बात करें कि किसी काम में हम जब शुरुआत करते हैं तो हर आदमी के आगे मेरे ख्याल से चैलेंज आते होंगे। तो जब मैं दिल्ली गया था
तो जैसे आमतौर पर सभी कहते हैं कि दिल्ली जाकर के जो पापड़ बेलने पड़ते हैं जी। हाँ, हाँ। तो वो पापड़ हमने भी चखे हैं। और कहते हैं वो उसमें आम बातें हैं, वो सभी ने किया होता है कि हमने कभी एक टाइम खाना खाया है बिना नाश्ते करे या काम पे निकल जाते थे। मेरे साथ भी ऐसा मतलब काफी कुछ रहा जी। जो मैं समझता हूँ कि जिंदगी को समझने के लिए है या एक जिस माहौल में समाज में हम रहते हैं, तो एक मेरे ख्याल से परिपक्व इंसान बनने के लिए जरूरी भी है। जरूरी होता है। सब कुछ मिल जाए, हाँ। भौगोलिक सुख सुविधाएं, तो मेरे ख्याल से उतना आदमी ना सीख पाए जितना उसको भोग करके सीखता है। जी। तो मैं भी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे भी ये सब कुछ देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अच्छी चीज है सर, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि जब सोने को भी तो खूब वो किया जाता है ना, तपाया जाता है, तब उसका वो बदलता है। तो वो तो खैर सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग जो आजकल का यूथ है, हम आगे फ्यूचर को देखते हैं, बट हम पास्ट को नहीं देखते हैं कि पास्ट में भी कैसी कैसी चीजें रही हैं, क्या क्या विधाएं रही हैं, कितना कुछ अच्छा हो रहा है। हम लोग ठीक है टेक्नोलॉजी और ये अब एआई है, तो हम अब उतना भी नहीं करने वाले हैं। अब जो अभी तक करते आए थे, अब बस 4 कीवर्ड पे हमने वो कमांड देनी है, वो अपने आप करके दे देगा हमें। अब तो पेंटिंग और इजी हो गई एआई के माध्यम से आप दे दो कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, वो दे देता है आपको। तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें ये सही है एआई का आना, या फिर ये और चीजें खत्म कर देगा, या कला? क्योंकि अब देखिए, कल को मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं पेंटिंग नहीं करता, लेकिन मैं अगर एआई कमांड से मैं अगर वो देना शुरू करूंगा कि मुझे पहाड़ों का एक लैंडस्केप चाहिए, उसमें नाव, एक झील चाहिए, नाव चाहिए, ऐसे ऐसे है, तो वो मुझे नैनीताल का एक दृश्य जैसा बना के दे देगा। तो क्या ये सही है चीज टेक्नोलॉजी, या अभी ये हमारे जो कल्चर है, जो हमारा टैलेंट है, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा? देखिए, अब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके प्लस माइनस तो होते ही है जी। तो जैसे कंप्यूटर आया था तो उसमें भी यही सब शंकाएं हो रही थी कि भाई ये सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो अभी तक सब समावेशी ढंग से चल रहा है जी, कि नौकरियां भी चल रही हैं, कंप्यूटर भी चल रहा है। हाँ। और मेरे ख्याल से फायदा ज्यादा दे रहा है कंप्यूटर जी। तो हम आशा तो यही करेंगे कि एआई वगैरह भी इसी तरह से कंट्रोल वे में आए है, अब ज्यादा हानिकारक ना हो। बाकी क्या होगा मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना? और सर, पहाड़ों का जीवन और आपका दिल्ली का जीवन, इसमें क्या फर्क लगा आपको? दिल्ली का जीवन मैं समझता हूँ कि आपको अगर कुछ ज्यादा उड़ान ज्यादा भरनी है या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आपको वहाँ कुछ सीखने जाना है तो महानगर अच्छे हैं। और अगर आप एक सुकून की लाइफ चाहते हैं कि भाई थोड़े में गुजारा करना है तो छोटे शहर अपने रामनगर जैसे बहुत बढ़िया। जी सर, रामनगर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात आपका कोई ऐसा एक मजेदार कोई किस्सा? किस्सा, एक तो याददाश्त भी मेरी ऐसी है जी। तो किस्सा, कॉर्बेट में रहते हैं तो कॉर्बेट का ही बता देता हूँ कि टाइगर देखने आते हैं या बाहर से टूरिस्ट देश विदेश से जी। तो हमें टाइगर यहाँ पे ऐसे दिख जाता है कई बार कि जैसे आम गाय बछिया दिख जाती है। तो हम मेरे ख्याल से 4-5 मित्र थे, ये अब से 30 साल पहले की बात होगी। अच्छा। कोई 25-30 साल के रहे होंगे हम भी। तो यहाँ से रामनगर से हम ढिगली जा रहे थे पैदल वॉक करते हुए, और रास्ते में मनोरंजन के लिए ताश भी खेलते हुए जा रहे थे खड़े खड़े। अच्छा। तो बीच जंगल में ही हम जैसे ही एक मोड़ मुड़े, मैंने बताया कि हम ताश भी खेल रहे थे चलते चलते ही, तो अचानक हमारा ध्यान टूटा कि सामने से एक जानवर क्रॉस करके गया, देखा तो वो टाइगर था। अच्छा। और हमारे बिल्कुल मुंह के आगे से उसने रोड क्रॉस करके इधर जंगल को दौड़ लगा दी। तो हमने कहा अरे टाइगर, और इधर साइड में एक गधेरा सा था, गड्ढा टाइप का कह सकते हैं, वहां देखा तो एक गाय मरी हुई थी। अच्छा। तो उसने मेरे ख्याल गाय का शिकार किया था और हमें देख करके वो जंगल को निकल गया। अच्छा, वहां से अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़े, मोड़ खत्म होते ही तो एक उधर ही गांव का कोई बंदा था, वो पेशाब कर रहा था टाइगर से ही 5-7 कदम दूर।
तो हमने कहा भाई ये इतना रिस्की जगह पर यहाँ पेशाब कर रहा है, हमने कहा इसको बता देते हैं कि भाई तुम कहाँ पेशाब कर रहे हो। हमने कहा अरे भाई अभी टाइगर निकला है यहाँ से। तो वो बोला अच्छा टाइगर, हाँ हाँ यहाँ पे रहता है टाइगर। अच्छा। तो अब हमने सोचा इसे ताज्जुब होगा, तो ताज्जुब भी हमें जो हुआ उसकी बात, मतलब चौंकने की डरने की बजाय वो कह रहा मुझे पता है। तो फिर हम अपने रास्ते निकल पड़े। हाँ, ये तो खैर बहुत कॉमन है ना रामनगर वालों के लिए कि भाई आप आए दिन बाग देख लो, ये सब चीजें कर लो। सर अभी हम जो एआई वाली बात कर रहे थे ना, उसमें आप कुछ बताना चाह रहे थे, जो बात हम अभी कर भी रहे थे बिहाइंड द कैमरा कर रहे थे, तो वो एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी सुने उस चीज को। एआई का खतरा मेरे ख्याल से मैं एक उदाहरण आपको रोबोट वाला देना चाहूंगा जी। या जो कंप्यूटर या रोबोट एक ही चीज है। तो जैसे अभी मैंने एक पुस्तक बनाई है नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए जी, मशीनों का सत्याग्रह जी, मेरा उसमें चित्रांकन है और उसके लेखक हैं वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यनाथ सिंह। अच्छा। तो उन्होंने उसमें एक काल्पनिक कहानी बनाई है कि अगर 21वीं सदी खत्म होकर हम अगली सदी में पहुंचते हैं तो रोबोट का इस दुनिया में क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, और रोबोट को लेकर के क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें 21वीं सदी की सारी 21वीं सदी के अंत का 31 दिसंबर की घटना उन्होंने उसका विवरण दिया है कि कैसे रोबोट उस टाइम पे नागरिक होंगे और कैसे वो सब अपना हक मांगेंगे। तो उसमें ये दिखाया है कि सारा अब से लगभग मेरे ख्याल से 75 साल बीत चुके होंगे आगे। तो उस समय हमारा जो ये सोशल और आर्थिक ढांचा होगा या जो मार्केट होगा वो किस ऊंचाइयों पे होगा। तो उसमें हमें उन्होंने दे रखा है कि जो होटल ये नए साल का जश्न की तैयारियां उस समय चल रही थी 31 की, तो सारे होटलों ने या जितने भी और मार्केट के शोरूम वगैरह होते हैं उन्होंने अपने नए साल के ऑफर निकाले थे। तो जो मोबाइल 10 लाख का था उसकी कीमत 50 लाख, वो सॉरी 50 लाख वाले की 10 लाख ऑफर करी थी। अच्छा। इस टाइप का उन्होंने थोड़ा उस समय का बनाया मार्केट मार्केट का माहौल दे रखा है कि होटल के कमरे भी जो है ना 50 लाख के 60 लाख के हैं, उनको ऑफर में 50% रिबेट पे रखे थे उन्होंने। और लेकिन अचानक से वहां पर एक ऐसी घटना घटती है कि लोग अपने जश्न में डूबे होते हैं, तो अचानक पता चलता है कि भाई कुछ रोबोट जो है मशीन है वो बड़ी तादाद में जुलूस की शक्ल में चली आ रही है जी। तो सर मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे हमने सुना है कि आप बच्चों के साथ में भी वर्कशॉप्स करते हैं जी। और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी आप बहुत प्रेरित करते हैं, तो उसके बारे में कितना मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहता है बच्चों का, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ काम करने का? जी देखिए, जो बच्चे थोड़ा कला से जुड़ाव रखते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करते रहते हैं जी। तो मैं उनको रेगुलर तो ऐसा ट्रेनिंग नहीं दे पाता या कोई क्लास नहीं दे पाता, लेकिन समय समय पर कभी किसी स्कूल में हम वर्कशॉप आयोजित कर लेते हैं जी। या कभी कोई फंक्शन होता है फॉरेस्ट वालों का, जैसे वाइल्ड लाइफ वीक है, टाइगर डे है, ऐसे उत्सवों में हम वर्कशॉप बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चे, कई बार 2-4 स्कूलों के बच्चे एक साथ इकट्ठा करके उनके साथ हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं जी। वहीं पे थोड़ा उनके साथ टिप्स शेयर हो जाते हैं जी। तो उनके साथ कैसा रहता है काम करने का, क्योंकि बच्चे हैं उनके अलग कुछ आइडियाज होते हैं जी, और जी। तो वो किस तरह से उस चीज को देखते हैं? नहीं, बहुत उत्साहित रहते हैं बच्चे और साथ में हम भी काम कर रहे होते हैं, तो मतलब जहाँ पे उन्हें नहीं आता तो खुद आकर के भी पूछ लेते हैं या मैं भी वॉच करता रहता हूँ, उन्हें टिप्स देता रहता हूँ साथ साथ में। तो बच्चों के साथ भी एक हमारा एक टीम वर्क जैसा हो जाता है जी। और कई बच्चे फिर बाद में भी हमसे टिप्स लेते रहते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में तो हमने जश्न बचपन, हमारे नवेंद्र मटपाल जी हैं शिक्षक जी, तो उनका एक संगठन है सभी शिक्षकों का, रचनात्मक शिक्षक मंडल, तो वो तो अभी भी लगातार जश्न बचपन के तहत बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज ऐसी
करते रहते हैं। तो लॉकडाउन में हमारा काफी लंबा ऐसा हर विधा में, चाहे वो नाटक हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग हो, संगीत हो, और मेरे ख्याल से वो कागज से बनाते हैं, क्या बोलते हैं पपेट्स वगैरह जो होते हैं, नहीं ओरिगेमी। ओके, इस टाइप के मतलब कई सारी क्लासेस हमने लॉकडाउन में बच्चों के लिए की थी। ओके, तो पेंटिंग का मैं देख रहा था, बाकी अन्य विधाओं के एक्सपर्ट से सभी जी। तो वो लॉकडाउन में मेरे ख्याल से 2-3 साल हमारा चला। अच्छा। जश्न बचपन, और जश्न बचपन के तहत अभी भी वो सतत जारी है। अच्छा। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर थिएटर वर्कशॉप कराते हैं और पेंटिंग वगैरह से भी कराते रहते हैं। तो वो एक बड़ा ग्रुप बन गया था उस समय भी और अभी भी है जी, जिसमें कि बाहर के, मेरे ख्याल से उत्तराखंड से लेकर के उत्तराखंड के बाहर के भी बच्चे स्कूलों के ऑनलाइन हमारे से जुड़े हुए थे तब। और नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है यहाँ पर खटीमा, वो कौन से है खटीमा में, वहाँ के बच्चे तो फोन पर भी मुझसे अपना टिप्स लेते रहते थे। अच्छा। वो आज भी कई बच्चे संपर्क में रहते हैं। ओके। तो इस तरह से बच्चों के साथ मतलब काफी काम किया हम कर चुके हैं और आगे करते रहते हैं। जी सर, मतलब ये सारी चीजें तो मतलब बहुत अच्छी हैं देखने, सुनने और करने में भी, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कला का। अभी फिर भी जो भी चुनौतियां आती हैं या फिर जो भी आप उनका हल निकालते हैं, वो अपने लेवल पर हर व्यक्ति का अलग ही होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपके बारे में जान रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपनी बात उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई आपका मतलब फीडबैक हो उनके लिए, कोई सजेशन हो उनके लिए, या फिर आप उनसे कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स को तो, कि ज्यादातर यही होता है कि भाई कोई अगर क्रिएटिव लाइन में कोई बच्चा जाना चाहता है तो पेरेंट्स थोड़ा सा आजकल सभी का चाहना ये होता है कि हमारा बच्चा थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड हो। राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा उतना प्रमोट नहीं करते पेरेंट। तो मैं चाहूंगा जो बच्चा जिस विधा में अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको डेवलप करने दें, उसको उसी फील्ड में आगे आने दिया जाए। क्योंकि एक बहुत अच्छा कैरियर अगर कोई बच्चा बना ले और उसके मन का ना हो तो मेरे ख्याल से उसके जीवन के लिए वो सुखद नहीं होगा। राइट। अगर बच्चा अपने मन की, अपने पसंद की, अपने जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको निखारे तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा। पर ये बात भी जैसे लोग बोलते हैं कि आर्ट फील्ड में ना स्कोप नहीं है, आर्ट फील्ड में आपका जो है पैसा भी नहीं है, उतना वो अच्छा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन आपकी बातों से भी ये लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट जैसे जो चीज है, आप समय के साथ अगर अपने आप को ढालते जाएंगे तो आप उसी तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग ही ये हो जाए कि नहीं, अगर हमने हैंडमेड किया है या हम और कुछ नहीं करेंगे या हम उसी को करें, तो फिर कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन अगर आपने जैसे अलग अलग उसमें हैंडमेड पेंटिंग भी आपने किया, आपने जंगल सफारी का भी आपने किया, आपने बुक्स और इन सब चीजों के लिए भी काम किया है, देन फिर आप वही कॉमिक्स और ये सब चीजों में आप लगे, तो आपने ओवरऑल अपने आप को भी बदला है समय के साथ साथ। तो फिर दूसरी चीज है कि ये आपकी चॉइस है कि आप उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर लंबी उड़ान भरनी है तो आप दिल्ली में रहिए या किसी बड़े महानगर में रहिए, वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन आपको साथ में सुकून चाहिए काम के साथ साथ में, तो फिर आप अपने किसी उसमें, तो ये टोटली अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो कुल मिलाकर बात यही आती है कि आप जिस चीज में भी इंटरेस्टेड हैं, कोई भी कला है, मैं मेनली ये बात कला के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कला को लेकर ही, वो चाहे नाटक हो, वो चाहे ड्राइंग हो, वो चाहे कविता पाठ करना हो या किसी भी तरह का वो, उन सब चीजों को सेकेंडरी उसमें देखा जाता है। कोई भी फर्स्ट उसमें उसको एज अ प्रोफेशन नहीं वो करना चाहता। वो होता है कि चलिए ठीक है, ये हमारा साइड में इंटरेस्ट है, हमारी हॉबी है। तो जो लोग इसको अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज है कि इंडिविजुअली आप जितनी मेहनत करेंगे वो उतना ही फलदायी होगा, उतने ही आप उसमें सक्सेस कर पाएंगे। और आज के जमाने में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्कोप ही स्कोप है।
तो कोई ऐसा है नहीं कि अब डरने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, वो चीज़ें है नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि सर ने जो भी बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो बहुत कम मतलब शेयर किया है सर ने, लेकिन सर का काम जो है वो बहुत है। इससे ज़्यादा सर ने वो चीज़ एकदम ऐसे रखी है कि मतलब हम ज़्यादा वही ना करें उस चीज़ पर। लेकिन अगर आप काम देखें, सर से जुड़ना चाहें, सर से सीखना चाहें, समझना चाहें कला को, ज़िंदगी को और हमारे इस पूरे उत्तराखंड को, तो आप सर से जुड़िए। सर की और भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनको देखिए, उनसे सीखिए। कभी कोई वर्कशॉप हो तो उस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। क्यों सर? जरूर सर। तो इस तरह से आप सर को जानेंगे, इस पूरे उत्तराखंड को जानेंगे, रामनगर को जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो हम अपने शो को आज यहीं पर ही जो है विराम दे देते हैं और सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपना इतना कीमती समय, अपने इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने कैसे लाइफ की जो जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक, वो आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस बिल्कुल इस चीज़ से जो है प्रभावित होगी, प्रेरित होगी। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक सर का काम, और तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है वो शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक प्रोसेस में हैं, हम लोग भी आगे बढ़ने की जो है राह पे हैं। तो हमें आगे बढ़ाइए, हमें लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को हम तक पहुंचाइए। उन लोगों को जो लोग अभी एक प्रोसेस में हैं, सक्सेस को अचीव करने के, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए या किसी तरह का एक मैसेज वो लोगों को देना चाहते हो, तो वो हमारे शो पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और आगे की अपनी राह को जो है और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।